परमिएशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख दो कि हेड बिकम्स अटैच्ड या एम्बेडेड, लिख लो बेटा, ज्यादा अच्छा टर्म होगा, एम्बेडेड with serotonin, and after that it releases outside of seminiferous tubule। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो ध्यान में रखना, एक बार पूछा जा चुका है कि स्पर्मिएशन क्या है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर स्पर्म का डिस्चार्ज या रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान में रखना। ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला पिक्चर देख लेना। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेट्स, ये सब दिए गए हैं, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो बेसिकली जो सेरेटोली सेल है, सेरेटोली सेल के साथ में जब लास्ट स्टेज होती है स्पर्मेटोजोआ की, तो उसके साथ में सेरेटोली सेल के साथ वो अटैच होता है। यहाँ से ये बेसिकली जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज है स्पर्म का, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो अगर आप स्पर्म को देखोगे तो स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। स्पर्म में कितने 4 पार्ट दिखेंगे आपको? 4 पार्ट। कौन कौन से? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, ये 4 पार्ट नजर आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दूं आपका, इस तरह से कुछ। ठीक है, इसका जो ये हेड है, ये हेड, ठीक है, हेड में इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको और थोड़ा सा इलोंगेट कर दो। हेड में इलोंगेटेड इस तरह से न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जिसका न्यूक्लियस है कैसा होगा? इलोंगेटेड होगा, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड होगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज नेक। ठीक है, ये जो पार्ट है बीच का, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं मिडल पीस, मिडल पीस। ठीक है, और ये जो है ये टेल, ये टेल। हेड के इंटीरियर पार्ट पे, हेड के बिल्कुल इंटीरियर मोस्ट पार्ट पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम। इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इसमें क्या भरे हुए होते हैं? एंजाइम्स भरे हुए। ये जो मिडल पीस है, मिडल पीस में आपको
या नेक वाले रीजन में बेसिकली इस तरह से दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। इस तरह से आपको दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। अब आपको पता ही है कि जो सेंट्रियोल्स होती हैं उनका काम क्या है। इसमें से एक सेंट्रियोल और ये न्यूक्लियस ये बेसिकली चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, एक सेंट्रियोल्स और एक जो है न्यूक्लियस बेसिकली चला जाता है फ्यूजन के दौरान ओवम के पास से, ठीक है। दूसरा जो सेंट्रियोल है वही पे रह जाता है। नेक्स्ट चीज जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से ये इस तरह से शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। शीथ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडिल पीस में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, शीथ लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो शीथ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं नेबेनकर, नेबेनकर, ठीक है। इसको नेबेनकर बोलते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इस सेंट्रियोल से बहुत सारे इस तरह से इस तरह से साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स निकले, ठीक है। साइटोस्केलेटल फिलामेंट या फिलामेंट बोल सकते हो जो टेल रीजन में जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फिलामेंट्स जो टेल रीजन में जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक ये एक्रोसोम, ये हेड है, तो हेड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका शेप इलोंगेटेड है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है जो कि शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको नेबनकन शीथ बोलते हैं, नेबनकन शीथ, ठीक है। नेबनकन शीथ बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम पता ही है आपको कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये टेल रीजन है जो हेल्प करती है मोटेलिटी में, हेल्प इन मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटेलिटी में हेल्प करता है, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा वो मिडिल पीस रीजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वहां पे ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस है वो हेड पार्ट पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे एक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली वॉल ऑफ जो वो है सेकेंडरी oocyte है, बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो वॉल है उसको ब्रेक करने का काम करेगा, उसको ब्रेक करने का काम करेगा। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। चलो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखा देता हूँ उसके, जैसे हेड का पार्ट तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है। कि हेड का जो न्यूक्लियस है, हेड का जो न्यूक्लियस है उसका शेप इलोंगेटेड है। अब ये मत पूछना कि न्यूक्लियस का क्या काम, इसी का तो सारा रोल है, यही तो फ्यूज करके सारा मटेरियल पहुंचाएगा, ठीक है। जो मिडिल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास यहीं पे जगह हो तो यही लिख दो, प्रोड्यूस एनर्जी। वैसे ये कोई लिखाने वाली चीज है नहीं, प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। और टेल आपका मोटेलिटी में हेल्प करता, वो मैंने लिखा ही दिया है, ठीक है, वो मैंने लिखा ही दिया है। एक्रोसोम के बारे में लिख दो वैसे तो, हेल्प एक्रोसोम को बाहर लिख दो यहाँ पे। अगर आपके पास वही स्पेस है तो वहां पे भी लिख सकते हो एक्रोसोम में, ठीक है। फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी, ये स्ट्रक्चर जो है गोल्जी बॉडी बनाता है, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। दूसरा, हेल्प हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय डाइजेस्टिंग, किसको डाइजेस्ट करेगा, वॉल ऑफ सेकेंडरी oocyte, वॉल ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के वॉल को सेकेंडरी oocyte, ठीक है।
तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये अगर हो गया हो तो आगे चलते हैं। सर नोट नहीं हुआ अभी। हाँ हाँ कर लो। हो गया सर। चलो मैंने पहले भी बताया था कि जो सीमेन है, सीमेन में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो स्पर्म प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट है सेमाइनल प्लाज्मा। या आप ये बोल सकते हो कि जो सिक्रीशन है डिफरेंट ग्लैंड्स का, बेसिकली उसमें सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन ही मेन होता है, ठीक है। वो ये सारा का सारा मिला के कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब वन इंटरकोर्स, ठीक है, वन इंटरकोर्स में, ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। इतने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन। अब इसमें से भी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन at least 60% of this, ठीक है, 60% sperm have, एक मिनट एक्जैक्टली, हाँ, have normal shape and size, मतलब कोई abnormality नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज। और सेकंड चीज क्या है कि इसका 40% एंड 40% ऑफ इट, इसका 40% है विगरस मोटिलिटी। मोटिलिटी बहुत होनी चाहिए तभी वो पहुंच पाएगा ओवम तक। हैव विगरस, मस्ट हैव, बेसिकली मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी, मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी, ये होना चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी। तो ये ध्यान में रखना। वैसे में मैंने एक चीज आपको ऑलरेडी लिखा रखा है कि जो मैच्योरेशन है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, दैट मैच्योरेशन विल टेक प्लेस इन एपिडाइमिस, ठीक है, या वास्ट डिफरेंस, दोनों में होता है एपिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट सिक्रीशंस हैं, ग्लैंड्स के जो डिफरेंट सिक्रीशंस हैं, दिस सिक्रीशंस हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स के जो डिफरेंट सिक्रीशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के या वास्ट डिफरेंस वगैरह जो भी सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो सिक्रीशन किस चीज में हेल्प करते हैं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखना, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे आपका लिखा हुआ है कि सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस
डिफरेंस एंड अदर ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से जितनी भी चीजें मुझे स्पर्म से रिलेटेड बतानी थी मैंने बता दी है। अब हम चलेंगे oogenesis पे। नेक्स्ट जो गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है oogenesis, उस पे चलेंगे। सर नोट्स। इधर वाला भी अभी आपने नहीं किया है क्या? नहीं सर, वो नोट्स। तो नोट्स वाला तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। वैसे भी आपके पास में ऑप्शन है, आप बैक जा सकते हो, उसमें बैक जाके आप देख सकते हो कि क्या दिक्कत, मतलब क्या वो है। मैंने यहाँ पे रेज हाँ कर सर, दिया इसका। क्या? कहाँ सर बैग जाके देख सकता हूँ? नीचे एक लाइन बनी होगी, देखना उसको, उसमें उस पे हाथ टच करोगे तो एक सर्कल सा आएगा, उस सर्कल को पीछे करिए तो आपको दिख जाएगा। ओके सर। चलो तो आते हैं oogenesis पे। oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ovum is known as oogenesis। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? oogenesis बोलते हैं। अब देखो, ये जो oogenesis बेसिकली स्टार्ट, जैसे मैंने बोला था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले कोई स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट है कि यहाँ पे जो oogenesis स्टार्ट होती है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट के साथ में ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, oogenesis स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये बनाती है क्या? oogonia। ये बनाती हैं oogonia, और जितनी भी oogonia बनती हैं, ठीक है, वो सब कब बनती है? फॉर्म ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। ये जितनी भी है, जितनी भी oogonia है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही फॉर्म होती है या एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है। नो oogonia, नो oogonia फॉर्म आफ्टर फीटल डेवलपमेंट, मतलब बर्थ के बाद से कोई जो है oogonia नहीं बनता। नो oogonia फॉर्म आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद से कोई oogonia फॉर्म नहीं, oogonia कोई फॉर्म नहीं। बर्थ के बाद से, और ये कहाँ पे लोकेशन कहाँ है? ठीक है, स्टार्ट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन, यहीं पे लिख दो बच्चे, इन फीटल ओवरी, ओवरी में लोकेशन, ओवरी में लोकेशन है। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक टर्म है फॉलिकुलर एट्रेसिया। इरेज कर दूं? ये सर हो गया। एक टर्म है फॉलिकुलर एट्रेसिया। एट्रेसिया, अब ये है क्या? देखो, मैंने बोला कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में जो oogonia है, oogonia, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना।
इस ऊगोनिया का डिफरेंट स्टेज पे आप देखो, इस ऊगोनिया को डिफरेंट स्टेज पे देखो। मैं इंट्रायूट्राइन लाइफ लिख रहा हूँ, स्टार्ट में लिख रहा हूँ इंट्रायूट्राइन लाइफ, IUL, इंट्रायूट्राइन लाइफ, फिर बर्थ वाला स्टेज, ठीक है। और इसके बाद तीसरा स्टेज है यहाँ पे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। तो जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है उसके दौरान अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 मिलियन नंबर होता है ऊगोनिया के, या तो आप फॉलिकल्स बोल सकते हो। कितना? इतना मिलियंस, फॉलिकल बोल लो या ऊगोनिया, ठीक है, फॉलिकल्स। ये बर्थ के दौरान कितना रह जाती है? 4 to 6 मिलियन। और प्यूबर्टी आते आते इनका नंबर अप्रोक्सीमेटली हो जाता 60 to 80,000, 60 to 80,000 इतना, ठीक है। मतलब कि इंट्रायूट्राइन लाइफ से बर्थ से प्यूबर्टी तक ये क्या करती है? डिजनरेट करती है। जो फॉलिकल्स हैं, ये जो ऊगोनिया है, इनका नंबर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? डिक्रीज होता चाहिए पर ओवरी, ये पर ओवरी, एक ओवरी पर ओवरी, ठीक है। इनका नंबर क्या करता है? धीरे धीरे करके डिक्रीज करता है। और ये जो डिजनरेशन की प्रोसेस है, दैट डिजनरेशन प्रोसेस ऑफ फॉलिकल्स इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। तो ये जो डिजनरेट कर रही हैं फॉलिकल्स या ओगोनिया बेसिकली, ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉलिकुलर, फॉलिकल्स फ्रॉम इंट्रायूट्राइन लाइफ टू प्यूबर्टी, नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। मैं स्टार्ट में लिखा हूँ, मुझे आप पूरा लिखना, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। डिजनरेशन जो फॉलिकल्स का, उसको फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। अच्छा, एक चेंज करना, जरा सा एक चेंज करना, दिस इज नॉट सपोज टू, ये लाख है, मिलियन नहीं, ये सिर्फ ये लाख, ये सही है, बाकी सही। तो जितनी भी ऊगोनिया है आपकी, वो सारी के सारी इंट्रायूट्राइन लाइफ में बनती है, ठीक है। ऊगोनिया को आप गैमीट मदर सेल्स भी बोल सकते हो। इनको आप क्या बोल सकते हो? गैमीट मदर सेल। इनको आप गैमीट मदर सेल्स भी बोल सकते हो, ऊगोनिया, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ओवम बनता है या इन्हीं से गैमीट बनता है। ओके, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे, मैकेनिज्म ऑफ बेसिकली oogenesis। तो लोकेशन याद रखना कि ऊगोनिया के फॉर्मेशन की लोकेशन फीटल ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ oogenesis का प्रोसीजर पूरा, ठीक है। तो जैसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने बोला था कि यू कैन डिवाइड इट इन 3 फेजेस। कौन कौन सी है बताओ? सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होगा ग्रोथ, और तीसरा होगा मैचुरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ तो वैसे ही है जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ रखा है। ये जो मैचुरेशन फेज है, दिस इज लॉन्गेस्ट, ये बहुत लॉन्ग फेज है। लॉन्गेस्ट तो मत लिखो क्योंकि कंपेयर नहीं करा रहे हैं, ये लॉन्ग फेज है। ये फेज कैसा है? लॉन्ग फेज, ठीक है। इसी के दौरान एक्चुअली इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब ये स्टार्ट हो जाता है तो मैचुरेशन, बेसिकली मैचुरेशन ही चलता रहता है पूरा आगे, ठीक है। एक बार ये जो है क्या कहते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ में इसका डेवलपमेंट रेस्ट कर जाएगा। फिर इसके बाद प्यूबर्टी आएगी, तो प्यूबर्टी के दौरान पूरा होगा मियोसिस का फर्स्ट स्टेज।
फिर से मियोसिस का 2 बेसिकली मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगा और फिर जब स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होगा तब जाके सेकंड ट्यूब जो कंप्लीट होगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो ये बेसिकली लॉन्ग फेज है और डिसकंटिन्यूअस फेज है। ये बेसिकली क्या होता रहता है कि बीच बीच में स्टॉप होता रहता है, ठीक है। और बाकी सारे के सारे फेज तो पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो ओनली दिस फेज कंटिन्यू फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। अब ये सारे टर्म्स में मेनोपॉज वगैरह बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आप देखो इसका डेवलपमेंट, अभी आप इसका डेवलपमेंट देखो, ठीक है। तो इसको जरा सा लिख लो, तो मैं पूरा इरेज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो पेज हट जाएगा मेरे पास। हो गया सर। ठीक है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हेलो। यस सर। अच्छा, ये बीच में ब्लूटूथ बच्चे प्रॉब्लम करता है। चलो खैर, अभी आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी जब प्राइमोडियल जब यूगोनिया फीटल डेवलपमेंट के दौरान ही बन रही है, तो माइटोसिस होगी और ये वाली फेज कौन सी फेज होगी? पहली फेज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन। अब यूगोनिया से बननी है क्या? यूगोनिया में हो जाएगा मियोसिस। यूगोनिया में क्या होगा, सॉरी मियोसिस कह रहा हूं, यूगोनिया में होगा पहले सेकेंड फेज इसका, सेकेंड फेज जिसको बोल रहे हैं ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज से क्या होगा कि ये अपना साइज बढ़ाएगा। अगर सपोज हम यहाँ पे जैसे प्राइमोर्डियल जब 20, ठीक है, तो जब माइटोसिस हुई तो ढेर सारी इस तरह से प्राइमोर्डियल्स, ठीक है, ढेर सारी इस तरह से प्राइमोर्डियल्स। अब इसमें से जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या होगा कि ये अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऊगोनिया जो साइज बढ़ाना स्टार्ट करेगी तो उसको बोलेंगे प्राइमरी
oocyte, प्राइमरी oocyte, और यहाँ पे थोड़ा सा साइज, ठीक है, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte पे इसका पहला होगा, मतलब अब इसका क्या स्टार्ट हो चुका है, थर्ड फेज, जिसको आप क्या बोल रहे हो, मैचुरेशन। और मैचुरेशन के दौरान होगा मियोसिस 1, मियोसिस स्टार्ट हो चुका है, मियोसिस स्टार्ट हो चुका है, मियोसिस 1, ठीक है। तो प्राइमरी जो oocyte है मियोसिस 1 होगा, और मियोसिस 1 की डिप्लोइड स्टेज, कौन सी स्टेज, इस तरह से लिखो बेसिकली, इस तरह से लिखो, अरेस्ट एंड डिप्लोइड स्टेज। इसका जो डेवलपमेंट है प्राइमरी उसका अरेस्ट कर जाएगा एट डिप्लोइड स्टेज। डिप्लोइड कौन से, डिप्लोइड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 की जो डिप्लोइड स्टेज है, उस दौरान प्राइमरी oocyte का रुक जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, जिसने भी क्या पढ़ा रखा है मियोसिस, तो मियोसिस के दौरान डिप्लोइड स्टेज पे कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई? सर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिनल कॉम्प्लेक्स। अरे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होगा ऑलमोस्ट, ये बोल सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो सेगमेंट का एक्सचेंज है, डीएनए फ्रेगमेंट का एक्सचेंज है, वो पूरा हो चुका होगा, ठीक है। और ये जो मियोसिस 1 है कंप्लीट कब होगा, ये जो मियोसिस 1 है कंप्लीट कब होगा, ओनली आफ्टर कंप्लीटेड, ये फेज जो है कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड आफ्टर, क्या कहा डालिए, कंप्लीट, कंप्लीट आफ्टर प्यूबर्टी। ये तब तक रुका रहेगा जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से फिर ये जो है इसका कंप्लीशन स्टार्ट, ठीक है। तो प्यूबर्टी तक ये बेसिकली मियोसिस 1 अरेस्ट फेज में, और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, एक्चुअली एरो इसको इस तरह से बनाओ, यहां से मत बनाओ, उससे लगाओ कि अरेस्ट हुआ फिर कंप्लीट हुआ, ठीक है, जब प्यूबर्टी है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के दौरान ये किससे चेंज हो जाएगा, मियोसिस 1 ही है, मियोसिस 1 ही है, ठीक है। तो मियोसिस 1 से क्या बनेगा, एक तो बनेगी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। और इस पोलर बॉडी को आप बोल सकते हो कि दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte बन गया, और पोलर बॉडी छोटा सा, ठीक है। पोलर बॉडी में बेसिकली क्या होगा, छोटा होगा। मेन जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो बेसिकली कहां पे चला गया, सेकेंडरी oocyte के पास। तो बोलोगे कि ये डिवीजन क्यों हुआ भाई, फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बनी जब इसको जो है इस तरह से अनइक्वल डिवीजन होना था। ये जो मियोसिस हो रही है, या मियोसिस कैसी है, मियोसिस कैसी है, अनइक्वल मियोसिस, अनइक्वल मियोसिस, ठीक है, अनइक्वल मियोसिस। अनइक्वल मियोसिस का फायदा क्या है, इस मियोसिस होने का फायदा क्या है, क्योंकि इसको क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करना, क्रोमोसोम नंबर को क्या करना है, हाफ करना, या क्रोमोसोम्स नंबर को इस तरह से लिख सकते हो, मेंटेन करना, मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब क्या है, क्योंकि गैमीट है ना, गैमीट आप इसमें फ्यूज करेंगे तो इस स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करने की, ठीक है। इस वजह से मियोसिस हो रहा है, इसलिए पोलर बॉडी छोटा है, अनइक्वल मियोसिस हुई है। सेकेंडरी oocyte में ज्यादातर उसका जो साइटोप्लाज्म है यहाँ, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लो, तो मैं इरेज करके आगे बढ़ूं। हो गया सर। चलो अब एक और चीज यहीं पे चाहे मेंशन कर दो, चाहे यहीं पे मेंशन कर दो, चाहे चलो यहीं पे लिख दो इसका। ये जो प्राइमरी जर्म सेल है ये कैसी थी, डिप्लॉयड। उगोनिया भी कैसी थी, डिप्लॉयड। प्राइमरी oocyte भी कैसी है,
डिप्लॉयड। पर चूंकि मियोसिस यहाँ पे हो चुका है तो मियोसिस होने की वजह से अच्छा ये डिप्लॉयड है तो इससे डेवी लिख दो 24 प्लस एक्स ये एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसके पास आएगा 22 प्लस एक्स, हेलो यस सर। बीच में फोन आ गया था इसलिए शायद थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, तो ये 22 प्लस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ आगे के लिए। आप सेकेंडरी साइड से कंटिन्यू रहना, सेकेंडरी साइड। दूसरा ये जो पोलर बॉडी बन रही है इनके बारे में इसका फर्स्ट पोलर बॉडी का रीजन होता है कि नहीं होता है इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दिया है। कई सारी बुक लिखती है कि प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो बेसिकली डिवाइड करती है, मतलब मियोसिस टू हो भी जाती है, और कई सारी बुक है कि फर्स्ट पोलर बॉडी ही डिजनरेट कर जाती है। तो बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास आप वही सेकेंडरी पोलर बॉडी से कंटिन्यू रहोगे, सॉरी सेकेंडरी पोलर बॉडी में कह रहा हूं, सेकेंडरी साइड आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी साइड में आपको पता है क्या होगा, मियोसिस 2, क्योंकि आपका जो मियोसिस 1 है वो में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बाद फर्दर प्यूबर्टी के बाद वो बेसिकली क्या होना स्टार्ट हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो मियोसिस 2 पे जाएगा, और अगर ये मियोसिस 2 पे जा रहा है, ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। होगा क्या कि इसका डेवलपमेंट अरेस्ट एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 यही मिल रहा है मेटाफेज 2 पे अरेस्ट कर, और अगर मेटाफेज 2 पे अरेस्ट कर जाएगा तो फर्दर अभी इसका डेवलपमेंट पे सेकेंडरी ओसाइट में नहीं कर, मतलब सेकेंडरी ओसाइट बेसिकली ओएम में कन्वर्ट नहीं, ठीक है। और ये कब पूरा होगा, ये कब पूरा होगा, ठीक है, कंप्लीट आफ्टर इंटरेक्शन विद स्पर्म जब ओएम के साथ में आफ्टर इंटरेक्शन with sperm, या इंटरेक्शन ऑफ सेकेंडरी oocyte into इंटरेक्शन ऑफ सेकेंडरी oocyte साइट विद स्पर्म के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो ये बेसिकली इसका डिवीजन कंप्लीट होगा, और इसका जब डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा बताओ, सेकेंडरी oocyte से आपका ओवम बन जाएगा, ठीक है। कब आफ्टर इंटरेक्शन विद सेकेंडरी oocyte ऑफ सेकेंडरी oocyte विद स्पर्म, और दूसरी बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का मियोसिस जरूरी नहीं है कि कंप्लीट हो या ना हो, कोई वो नहीं है। सेकंड पोलर बॉडी बनी है, ये भी आगे चल के क्या हो जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा, और आपका प्राइमरी पोलर बॉडी भी जाके डिजनरेट कर जाएगा, ठीक है। ये जो ओवम है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, अभी हम बस ये देख लेते हैं कि ओवम है जिसके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स। अब चलते हैं आगे की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, तो oogenesis मैंने आपको बता दिया। oogenesis पे ये ध्यान रख के रखना कि कब कौन सा डिवीजन अरेस्ट होता है। मियोसिस 1 आपका जो है इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब मियोसिस 1 स्टार्ट होता है तो डिप्लोटीन स्टेज आने के बाद वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कब कंप्लीट होता है वो, बेसिकली वो कंप्लीट होता है मियोसिस, सॉरी मियोसिस कह रहा हूं, जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद
फिर उसके बाद जब मियोसिस 2 चलना स्टार्ट होता है तो मियोसिस 2 भी मेटाफेज फिर बंद हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और वो कब कंप्लीट करता है, जब सेकेंडरी oocyte में सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म का इंटरेक्शन होता है या स्पर्म पेनिट्रेट करता है सेकेंडरी oocyte, तब जाके वो बेसिकली कंप्लीट होता है, पोल बन जाता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म। ठीक है, और इसका फेट आपको मैंने बता दिया। प्राइमरी जो पोलर बॉडी है, मैं पोलर बॉडी बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसका भी फेट जनरेशन है, उसका भी फेट जनरेशन। ओम का आपको फेट पता है कि ओम का क्या, तो मैं इसको इरेज करके अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, तो पहले बता देता हूँ कि कितने फॉलिकल्स बनेंगे ताकि आपको बीच बीच में चीजें समझने में आसान। सबसे पहला मैं इस फॉलिकल्स के बारे में, आप इसको बाहर में लिख, इसको आप बाहर लिख। सबसे पहले बनेगी प्राइमरी, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी के बाद बनेगी टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी के बाद बनेगी मैच्योर फॉलिकल्स या ब्रैकियन फॉलिकल्स, ब्रैकियन और मैच्योर फॉलिकल्स। तो इतनी सारी फॉलिकल्स बनेगी, इन्हीं के डेवलपमेंट में देखना पिक्चर, इन्हीं के डेवलपमेंट को पिक्चर में देखना। ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है बेसिकली वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये सपोज कर लो प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte, आपने अभी वो जेनेसिस में प्राइमरी, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ से कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स, एक लेयर की ग्रेनुलोसा सेल में आप, ठीक है, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल से, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज, प्राइमरी फॉलिकल से किसमें चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इसको एक और लेयर बना दो, कई सारी लेयर, ऐसा मतलब कि एक ही लेयर, कई सारी लेयर हम इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल। ये जो सेल्स दिख रही हैं ये ब्लैक वाली, ये है ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब इससे बनेगा आगे चल के आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में कुछ और लेयर्स बनेगी, ग्रेनुलोसा को छोड़ के यहाँ पे कुछ फीका लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है और उससे अदर बुक्स कंट्राडिक्ट करती है, अदर बुक्स कंट्राडिक्ट करती है, ध्यान देना। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेयर नहीं दिखाई है, एक्स्ट्रा ग्रेनुलोसा सेल्स पे ग्रेनुलोसा लेयर। ठीक है, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल्स इस लेयर को बना रही हैं, तो इसको ग्रेनुलोसा लेयर या ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन लिख दो, लिख दो, ये सेल्स हैं फॉर्म ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। ठीक है,
इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसा। तो कई सारी जो बुक्स है एनसीईआरटी को छोड़ के वो ये लिखती है कि वो बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बनाती है। प्राइमरी फॉलिकल्स बोल रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर ये जो सेल्स दिख रही है, इस सेल का नाम है प्राइमरी oocyte। इसका क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी oocyte। ये आपकी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जो अंदर ये रेड से दिखा रही है, तो कई सारी बुक्स जो लिखती हैं कि प्राइमरी oocyte अपने बाहर एक लेयर बनाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसा। बट अब एनसीईआरटी ये लिखती है कि वो सेकेंडरी oocyte है, वो बेसिकली सेकेंडरी oocyte है जोना पेलोसा। ठीक है, ध्यान में रखना, एनसीईआरटी जो चीज लिख रही है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो अदर बुक्स लिख रही है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं फॉलो यही करूंगा जो एनसीईआरटी लिख रही है वही मैं फॉलो करूंगा। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये है सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स just a minute. Secondary follicles and secondary follicles एक और पॉइंट मैंने लिख लो, ये जो प्राइमरी follicles स्पेस एक्चुअली कमी है, ये this is characterized by this granulosa, ठीक है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स इज characterized by granulosa। प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन है वो उसको कैरेक्टराइज, एंड इसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल्स किसमें डेवलप होगी? सेकेंडरी फॉलिकल्स। स्टेप इसके अंदर भी कभी यही प्राइमरी oocyte, अब ये सेकेंडरी oocyte पे कन्वर्ट होगी। जो प्राइमरी oocyte है अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर आपको प्राइमरी oocyte मिलेगी, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आया है कि जो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन है, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके अपने आप को कन्वर्ट करेगी इसमें थीका लेयर्स, ठीक है। ग्रेनुलोसा लेयर्स आपको अपने आप को थीका लेयर में कन्वर्ट करेगी। यहाँ पे मैं इस तरह से पहले इसमें ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन बनाऊंगा, उसके बाद थीका लेयर। इस तरह से और इसके बाद मैं थीका लेयर्स बनाऊंगा। ये तो प्राइमरी oocyte
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो बाहर से रेड से लेयर दिख रही है, ये है थीका इंटरनल, थीका इंटरनल। और ये जो बाहर से लेयर दिख रही है, ये थीका एक्सटर्नल। दोनों को मिला के आप सीधे बोलोगे थीका, ठीक है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है इज characterized by थीका, थीका। ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स किससे कैरेक्टराइज होगा? थीका लेयर्स। और भी ध्यान देना, अगर पिक्चर को ठीक से देख रहे हो तो थीका इंटरना है, ये सेलुलर है, यहाँ पे आपको सेल्स दिख रही है, जबकि ये क्या है? ये सेलुलर है, ये बेसिकली केमिकल है, और दैट केमिकल इज सिक्रीटेड बाय थीका इंटरना, दैट केमिकल इज सिक्रीटेड बाय थीका इंटरना। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो ग्रेनुलोसा लेयर, ये जो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, यहाँ पे कैविटी डेवलप होना चाहिए, फ्यूज फील्ड कैविटी डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको मैं पहले इरेज करूंगा, आप अगर कॉपी कर चुके हो तो बताओ। यस। टाइम कितना हुआ बच्चे? 4:54। तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा वो टर्सरी फॉलिकल होगा। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल्स, तो यहाँ पे इस तरह से आप बना दो। पर अब ये जो oocyte, ये जो अंदर oocyte है, वो प्राइमरी oocyte ना होके कन्वर्ट हो गई है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। और इसके चारों तरफ अब देखो, यहाँ पे मैं एक लेयर बना रहा हूँ, ये लेयर है, दिस इज जोना पेलुस, दिस इज जोना पेलुस। ठीक है, जोना पेलुसिडा के चारों तरफ आपका क्या भरा हुआ है? ग्रेनुलोसा लेयर। ग्रेनुलोसा लेयर में डेवलप होना स्टार्ट हो गया है क्या? ग्रेनुलोसा लेयर भी आपका ब्लैक था ना, चलो इसको मैं ये कैविटी बना रहा हूँ, बाकी मैं ब्लैक कर दूंगा, बाकी मैं ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये ग्रेनुलोसा लेयर में ट्यूब फील्ड कैविटी डेवलप होना स्टार्ट है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंट्रम। ठीक है, ये जो ब्लैक सी आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अंदर जो है, अब ये अंदर वाली जो है, अब ये प्राइमरी oocyte का हो गया, क्या होती है? सेकेंडरी। पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, एंड टर्सरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इससे कैरेक्टराइज्ड हो रही है बाय ट्यूब फील्ड कैविटी, बाय ट्यूब फील्ड कैविटी। क्या नाम है इसका? एंट्रम। ठीक है, ट्यूब फील्ड कैविटी, इसको आप क्या बोल रहे हो? एंट्रम। ठीक है, अब ये टर्सरी फॉलिकल से हम चलेंगे कहां पे? कहां पे चलेंगे? ग्रेवियन फॉलिकल। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी बनाओ। इसके बाहर वो जो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, वो आप बना सकते हो, वो आप अपना बना सकते हो, वो सब है इसके बाद। मैं जो मेन चीज है वो बना रहा हूँ। जोना पेलुसिडा डेवलप हो गई,
According to NCERT, zona pellucida is formed by secondary oocyte. secondary oocyte, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जोना पेलुसिडा है, ठीक है, oocyte form, ठीक है। बट एनसीईआरटी में जो लिखा वो लिखा हूँ, ये सब ना। यस सर। अब आ जाओ लास्ट स्ट्रक्चर में, टर्सरी फॉलिकल्स के बाद है वो है ग्रेवियन फॉलिकल्स, और ग्रेवियन फॉलिकल्स को ही मैच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं। मैच्योर फॉलिकल या ग्रेवियन फॉलिकल जब बन जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली, जब एलएच सर्ज होता है तो उसके दौरान वो क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, और उससे ओवम निकल जाता है। जो रेमिनेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रेवियन फॉलिकल्स है वो क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अभी हम पहले कंसंट्रेट करते हैं, ये है सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आपका क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ एक और लेयर बन गई है जिसको बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ अब इस समय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वो जो एंट्रम था वो फैलना स्टार्ट करे, और फैल के पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, जो ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन उसको रिप्लेस कर देगा। तो अब इसके चारों तरफ क्या है, ये जो खाली स्पेस देख रहे हो, जो खाली स्पेस देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, एंड इसको क्या बोल रहे हो आप, ट्यूब कैविटी, ठीक है। और इसके चारों तरफ आप ये बोल सकते हो कि कुछ लेयर्स स्टिल बच गई हैं, कुछ लेयर्स स्टिल इसके चारों तरफ बच गई हैं, किसकी, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। कुछ लेयर इसके चारों तरफ, कुछ लेयर इसके चारों तरफ स्टिल बची हुई हैं, ठीक है, जिसको आप ये बोल सकते हो कि दिस इज ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, ये ग्रेनुलोसा, ठीक है, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन है, ये एंट्रम फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। ये जो लेयर है इसको मैंने क्या बोला, कोरोना रेडिएटा। ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है इसको मैंने क्या बोला, जोना पेलुसिडा, ठीक है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, सेकेंडरी oocyte, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो। यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा लेयर है इसको ब्लैक से दे देते हैं, इसको बोलते हैं जर्म, पर आपको जरूरत नहीं है, आपको इन्हीं लेयर से स्पेशली अभी इन तीनों की जरूरत, अभी इन तीनों की जरूरत, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज ग्रेवियन और मैच्योर फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स, ग्रेवियन या मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। अब इसका होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो इसको कॉपी करो, तो मैं इसका कुछ पार्ट इरेज कर दूंगा और बाकी आगे। तो ये मुझे बताओ कि सेकेंडरी oocyte किस फॉलिकल में है, सेकेंडरी oocyte आपकी आई कब, जब टर्शियरी फॉलिकल्स बना, तो वो प्राइमरी जो oocyte थी वो कन्वर्ट हो गई थी किसमें, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। आप चाहे नोट करके उस चीज को लिख लो कि जो प्राइमरी कैविटी है ना वही लिखा है।
ठीक है, एनसीईआरटी में वही लिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो उसको नोट डाउन कर सकते हो। मेरे इसका तो मुझे ये अब एलन सर्ज होगा, यूनाइटिंग हार्मोन जब बढ़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, एलन सर्ज होगा, सर्ज, तो ये क्या करेगी, ये आपका रप्चर कर जाएगा, ठीक है, रप्चरिंग ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल्स, और रप्चरिंग हो जाएगी तो जो ग्रेवियन फॉलिकल्स है, ग्रेवियन फॉलिकल्स, ठीक है, वो अलग हो जाएगी, और आपका ये ओवम, ये जो ओवम है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, या ओवम मत लिखो इसको, अभी सेकेंडरी ओसाइट, इसको सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि अभी वो ओवम पे कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी ओसाइट अलग हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर अलग हुआ रप्चर करने के बाद आया, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम एक टाइप की टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, और आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो कार्पस ल्यूटियम ये सिचुएशन है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब आप लिख सकते हो इफ फर्टिलाइजेशन फेल्ड, फर्टिलाइजेशन फेल्ड, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम का एक और नाम है येलो बॉडी, क्योंकि ये येलो देखिए स्टिग्मेंट्स वैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है डीजनरेट कर जाएगा, डीजनरेशन होगा ऑफ कार्पस ल्यूटियम का, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, कार्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होगा, और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कार्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस, ठीक है, उसको बोलेंगे कार्पस। तो ध्यान रखना कि कार्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। बात समझ में आ रही है? यस। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इरेज कर दूँ? यस। इसको 2 लेक्चर और लगेंगे वरना इसको कंप्लीट करने इस चैप्टर को। मैं तो सोच रहा था अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती तो शायद एक लेक्चर की जरूरत पड़ता, बट वो हो नहीं पाया। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि इन ह्यूमन फीमेल जो प्यूबर्टी है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 11 इयर्स ऑफ एज, और प्यूबर्टी से मीनोपॉज तक .
ये जो एज है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज। मीनोपॉज करीब करीब 50 इयर्स की एज पे आता है, अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स, ठीक है। और मीनोपॉज के दौरान जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को 60 मिलीग्राम, दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका वो डिक्रीज कर जाता है, उनका लेवल ब्लड में डिक्रीज कर जाता है। एंड जो LH एंड FSH, LH एंड FSH, इनका लेवल ब्लड में क्या करता है, इंक्रीज करता है, इनका लेवल इंक्रीज करता है। कब? मीनोपॉज के दौरान। एक और टर्म है जो बोलते हैं मिनार्की, मिनार्की। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, first menstrual cycle is known as menarche. Menstrual cycle is known as menarche. ओके, कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये कॉपी हो गया होगा सर? हाँ सर। Meiosis one of oogenesis, इस तरह से लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। oogenesis, अब इसके दौरान ये जो meiosis one, meiosis कहाँ पे कंप्लीट होती है बच्चे? कंप्लीटेड इन ओवरी। तो मियोसिस वन के दौरान क्या बनता है? प्राइमरी oocyte पे मियोसिस वन होती है तो सेकेंडरी oocyte, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte कहाँ पे होगा? ओके। मियोसिस टू जब होगा तो ये कहाँ पे कंप्लीट होता है बताओ? कंप्लीट इन फैलोपियन ट्यूब, या और जो है मैं क्लियरली बोलूं तो एम्बुलरी इस्थमस जंक्शन, बाद में तो बताऊंगा ही, ध्यान में रखना, ठीक है। एम्बुलरी इस्थमस जंक्शन उसमें कंप्लीट हो, ठीक है, उसमें कंप्लीट, ठीक है। मतलब कि ये फॉर्मेशन ऑफ ओम की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओम, ठीक है। तो याद रखना कि कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है और मियोसिस पर कहां पे हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। एक और चीज बता देता हूं कि मैं आपको प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte है इट इज सराउंडेड बाय, अगर हम एनसीईआरटी की बात ना माने, अगर हम ना माने तो सर इज सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। और अगर एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है बट ठीक है, पर सेकेंडरी इसके बारे में मेंशन और ये पूछा भी गया है, इस पे ध्यान देना। सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय दो लेयर है, सराउंडेड मतलब इमीडिएट जो सराउंडिंग है सेकेंडरी oocyte
या ये बोल सकते हो कि आफ्टर रप्चरिंग ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल, तो ये ग्रेवियन फॉलिकल से बाहर आ गया तो ये सराउंडेड है बाई टू लेयर्स से सराउंडेड। कौन कौन सी लेयर है पिक्चर देख सकते हो आप, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, दो लेयर्स हैं, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। अगर पिक्चर देख रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। इस तरह से मैंने बनाया हुआ है कि ये आपका सेकेंडरी साइट है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर है जिसको आप जोना पेलुसिडा बोल रहे हो, ठीक है। और इस जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको आप बोल रहे हो कोरोना रेडिएटा। और यह है स्ट्रक्चर किसका, सेकेंडरी ओसाइट। और इसके अंदर भी देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन दिखेगा और पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये है जोना पेलुसिडा और ये है आपका कोरोना रेडिएटा, ये है आपका कोरोना रेडिएटा। मुझे लग रहा है कि आज के लिए हमें यही पे रोक देना चाहिए ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे कंप्लीट तो हो नहीं पानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद पूरा फर्टिलाइजेशन देखेंगे, जितना मैक्सिमम पार्ट कवर कर सकते हैं कर लेंगे। एक दो टॉपिक रह जाएंगे तो मतलब आपका चैप्टर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लेक्चर पे ही खत्म हो जाएगा। एक दो टॉपिक रह जाएंगे लाइक पाल्पेशन एंड लैक्टेशन, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उससे मतलब कि आपका ऑलमोस्ट जेनेटिक्स जो मंडे आ रहा है, आपका मंडे को आपका जेनेटिक्स ऑलमोस्ट फेस हो जाएगा या ट्यूसडे को बेसिकली, और आपका रिप्रोडक्शन यूनिट भी। उसके बाद मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी फिनिश मतलब मैं टाइम से ही चल रहा हूँ, 2-4 दिन का इधर उधर हो जाए मुझे नहीं पता, अदरवाइज ये सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा। आगे का जो चैप्टर्स हैं मैं एनसीईआरटी पे बताऊंगा, आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठोगे, मैं यहाँ बोर्ड पे डिस्कस करूंगा, आप एनसीईआरटी पे लाइनें, क्योंकि बच्चे उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और नोट्स नहीं बनवाया जा सकता उसका किसी भी एंगल से, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा और आप अपने एनसीईआरटी पे पॉइंट बाय पॉइंट, इवन मैं आपको जो लाइन है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एनसीईआरटी पे रीड भी करूंगा और बोर्ड पे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो आप भी कोशिश मत करना उसका नोट्स बनाने का, क्योंकि उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है अपने आप, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता जाऊंगा और वो आपको हम विद इन टाइम फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you, sir. Thank you, sir.